हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जिसका नाम है ऑर्थो इफेक्ट। प्यारे बच्चों, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है जरा देखिए। जब वैज्ञानिकों ने ये देखा ना, देखो, उन्होंने बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ चेक किया। पहले बार उन्होंने ऑर्थो पोजीशन पर इसके एक सब्स्टिट्यूएंट डाला। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि मैं यहाँ C डबल बॉन्ड OH लिख देता हूँ और यहाँ पे उन्होंने CH3 लगा दिया। और जब वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई मॉलिक्यूल लिया जो डाई सब्स्टिट्यूटेड था, यानी यहाँ पे भी CH3 मौजूद था और यहाँ पे भी CH3 मौजूद था, और उन्होंने इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना चाहा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया में किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए हम लोग कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनका कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम होगा कि H आयन निकलने के बाद जो भी कुछ बचता है उसे ही क्या बोलते हैं अपन, कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। तो दुनिया के किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। किसी चीज का कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई RC डबल बॉन्ड OH है, ये आयोनाइज होके क्या दे देता है, RC डबल बॉन्ड O माइनस और H+। अगर कोई दो स्पीसीज एक दूसरे से H आयन से डिफर करती है, जैसे कि ये दोनों, तो उन्हें एक दूसरे का कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोला जाता है। इसकी टेंडेंसी H आयन देने की है, इसलिए ये एसिडिक है, और ये इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है, और ये बेस है तो इसका ये कॉन्जुगेट एसिड है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, ये जो कॉन्जुगेट बेस है, अगर इसकी स्टेबिलिटी क्या हुई, ज्यादा, तो इस कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा विशाल ब्रह्मांड, ये पूरा प्रकृति, ये पूरा परमात्मा उन चीजों के बनने में सहयोग करता है जिनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। तो अगर इसका फॉर्मेशन क्या होगा, ज्यादा, तो इसी के बनने में ही तो H आयन का बनना छुपा हुआ है। जितना ज्यादा ये बनेगा उतना ज्यादा H आयन बनेगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H आयन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। और जो H आयन देता है वो एसिड होता है, और जो ज्यादा H आयन देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, यानी कि किसी भी एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस हो गया। प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो हम वापस चलते हैं। यहां पे जब देखा गया तो देखो ध्यान पूर्वक, यहां पर ये हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। इसलिए रिंग जो कॉन्जुगेट बेस है जिसपे कैसा चार्ज मौजूद है, नेगेटिव चार्ज, उसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा। तो जब भी कभी नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कोई सप्लाई कर देता है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। किसी भी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी तब बढ़ेगी जब उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जाए, ना कि उसे सप्लाई किया जाए। यहां पर जरा देखो, दो ग्रुप हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं। तो जब रिंग को दो ग्रुपों से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो रिंग ज्यादा सप्लाई कर देगा कि नहीं कर देगा, तो ये वाला रिंग इसकी तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो इस कॉन्जुगेट बेस को ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। यहां इस रिंग को देने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये रिंग इस नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो, बट इनकी और इनकी तुलना में कम इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इसलिए ये इसको डिस्टेबलाइज तो करेगा बट रिलेटिवली कम डिस्टेबलाइज करेगा। तो हमें ऐसा लगेगा, हमें क्या लगेगा, देखो बच्चों, हमें लगेगा कि कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट, फिर कौन है सेकंड, फिर कौन है थर्ड। इसलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा डिक्रीजिंग, वो क्या होगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। और यही हम गलत हो जाएंगे। जब यहाँ हम गलत हो जाएंगे तो हमें कुछ जानने की जरूरत होगी, और वो जो जानने की जरूरत है उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों ऑर्थो इफेक्ट। होता क्या है कि जरा ध्यान पूर्वक समझना, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, या मैं कहूं कि
कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो कार्बन है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ये प्लेनर होगा, यानी कि ये इसी प्लेन में है जिसमें ये मॉलिक्यूल है। अब जरा देखो, ऑर्थो पोजीशन पर अगर दो दो सब्स्टिट्यूएंट हैं तो इस पर जबरदस्त रिपल्शन लगेगा, और जब रिपल्शन लगेगा तो पूरी की पूरी वेस्पर थियरी केमिकल बॉन्डिंग ये सिखाती है तुम्हें कि दुनिया के सभी मॉलिक्यूल अपने बॉन्ड पेयर, अपने लोन पेयर के बीच लगने वाले बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर के बीच लगने वाले रिपल्शन को क्या करना चाहते हैं, हमेशा मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर क्योंकि एक ग्रुप मौजूद है जो कि ठीक ठाक बल की है, इसलिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ क्या लगाएगा, रिपल्शन। इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐसे प्लेन से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जब प्लेन से बाहर हो जाएगा तो ये बेंजीन रिंग रेजोनेंस के थ्रू इसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन होती है प्लेनैरिटी, और जब रेजोनेंस ही डिस्कनेक्ट हो गया तो इस बेंजीन रिंग के पास पूरी दुनिया की इलेक्ट्रॉन क्यों ना आ जाए, तो अगर रेजोनेंस ही नहीं कर सकता तो प्लस एम के थ्रू या प्लस आर के थ्रू इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं सप्लाई कर पाएगा तो कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, और जब कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज नहीं कर पाएगा तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ का जो एक्चुअल ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3:1 होगा। इसे ही बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, यानी कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजोइक एसिड होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सेप्शनली क्या होता है, ज्यादा होता है। अब यहां जरा देखो, सिंगल सब्स्टिट्यूशन है तो यहां भी ये प्लेन से बाहर आ रहा होगा, बट उतना बेटर प्लेन से बाहर नहीं आएगा जितना बेटर यहां आ जाएगा। कारण यहां जितना ताकतवर तरीके से रिपल्शन इसे बाहर की तरफ भेजेगा उतना बाहर इसे नहीं भेजेगा, प्लेन से बाहर आएगा, बट मान लो थोड़ा सा ऐसे है, यानी कि कुछ एक्सटेंट तक वहां पर संभावना मौजूद है, लेकिन यहां पे भी उतना बेहतर वे में रेजोनेंस होगा नहीं, बट कुछ एक्सटेंट तक संभावना मौजूद है। अगर हम इसकी तुलना में कहें तो यहां ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है। उम्मीद करता हूं आप मेरी भाषा को समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा यहां होगा, फिर यहां, और सबसे कम यहां होगा, क्योंकि यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी जो है स्पीसीज मौजूद नहीं है, इसलिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लेन से बाहर नहीं जाएगा, और जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्लेन से बाहर नहीं जाएगा तो प्लस एम इफेक्ट के थ्रू बेंजीन रिंग इसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा, और नेगेटिव चार्ज को जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज होता चला जाएगा। यानी कि अब तक जो तुम्हें सबसे ज्यादा स्टेबल लग रहा था वो सबसे कम स्टेबल है, और जो तुम्हें सबसे कम स्टेबल लग रहा था वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो शॉर्ट में कंक्लूड कर देता हूं कि ऑर्थो पोजीशन पर जितना बेटर वे में सब्स्टिट्यूशन रहेगा या जितना बेटर वे में बल्कि ग्रुप मौजूद रहेगा, रिपल्शन लगा के कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्लेन से उतना बेहतर तरीके से बाहर कर देगा। प्लेन से बाहर होते ही प्लेनैरिटी खत्म हो जाएगी बेंजीन रिंग के साथ, और रेजोनेंस डिसकंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस की शर्त है कि प्लेनर होने चाहिए ये पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड एक ही प्लेन में होना चाहिए। प्लेन से बाहर हो गए तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, रेजोनेंस नहीं हो पाएगा तो इस पे पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉन क्यों ना आ जाए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों का सप्लाई ऊपर नहीं पहुंचा पाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। मोटे तौर पे सिंगल लाइन निकल के ये आई कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर exceptionally more acidic relative to other carboxylic acid। यानी और शुद्ध शब्दों में बोलें तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर रिलेटिवली मोर एसिडिक इन कंपेयर टू अदर बेंजोइक एसिड्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं, धीरे धीरे करके एक एक बातों को समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखें सरकार, जैसे कि ये एक क्वेश्चन हमारे सामने है और मैं देख लेता हूं कि क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से फ्रेम में है। अकेला ही शूट कर रहा हूं तो थोड़ा आपको सहयोग करना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्रेम से बाहर है तो हम इसको जरा सा एडजस्ट करेंगे।
है। तो देखिए, अगर हमें इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को समझाना है तो यहाँ तो कोई भैया ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर नहीं है तो देखिए यहाँ तो बहुत सामान्य तरीके से बात बन जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हम सबका कॉन्जुगेट बेस बना देंगे, ठीक है। अब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी? जब उससे इलेक्ट्रॉन खींचा जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले NH2 की बात करेंगे तो ये +M और -I इफेक्ट लगा रहा है। उसके बाद अगर हम CH3 की बात करें तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन और +I इफेक्ट लगा रहा है। CN की बात करें तो ये -M और -I लगा रहा है, और NO2 की बात करें तो ये भी -M और -I लगा रहा है। तो जब भी कोई अटैच्ड ग्रुप बेंजीन रिंग से -M से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो वहां बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो उसका इसे सप्लाई घट जाएगा। यानी कि जहां पर बेंजीन रिंग से खिंचाई चल रही होगी वहां बेंजीन रिंग ऊपर इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो जहां सबसे ज्यादा खिंचाई चल रही होगी वहां बिल्कुल भी सप्लाई नहीं कर पाएगा, और जब बिल्कुल भी सप्लाई नहीं कर पाएगा तो कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, और जब कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज नहीं कर पाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा खिंचाई चल रही है P में, इसलिए P का जो रिंग है वो कॉन्जुगेट बेस को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, इसलिए उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए P का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सबसे ज्यादा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए ऑलवेज हम क्या चेक करते हैं? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। आगे चलेंगे, अगर हम इसको देखें प्यारे बच्चों तो यहाँ पर उसके बाद साइनाइड में जबरदस्त खिंचाई चल रही है क्योंकि वो भी -M इफेक्ट दिखाता है। अब इन दोनों में देखें तो यहाँ खिंचाई के बजाय सप्लाई चल रहा है, तो ये देखो +M से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। तो अगर ये +M से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है तो ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि ये रिंग को देगा और रिंग इसको दे देगा, और जब ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा तो इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे कम। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? सबसे कम। ये सप्लाई तो करेगा बट इसके रिलेटिवली कम सप्लाई करेगा, बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट्स आर रिलेटिवली वीक इन कंपेयर टू मीजोमेरिक इफेक्ट। तो तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा प्यारे बच्चों? R आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब यहां पर जरा देखो, ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन मौजूद है। जैसे ही किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये वाला बेंजीन जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से क्या हो जाएगा? बाहर, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सेप्शनली ग्रो कर जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर एक्सेप्शनली मोर एंड मोर एसिडिक। रीजन? क्योंकि ये प्लेन से बाहर चला जाता है। अब जरा देखो, बाकियों में हम दिमाग लगा देंगे। यहाँ ये -I लगाएगा क्योंकि मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होते हैं, और यहाँ की अगर बात की जाए तो ये -I और -M दोनों लगाएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा एसिडिक P होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रीजन बिहाइंड दैट इज ऑर्थो इफेक्ट। अब इन तीनों में क्योंकि ये -M से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है रिंग से, तो इसलिए रिंग कॉन्जुगेट बेस को बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन रिलेटिव रूप से कम सप्लाई कर पाएगा, यानी ज्यादा नहीं सप्लाई कर पाएगा। तो जब ये इससे -M से खींचेगा तो ये इसे नहीं दे पाएगा, इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये तो कॉन्जुगेट बेस को सप्लाई कर रहा है, ये भी सप्लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ रिंग से कोई तो खींचने वाला है, यहाँ तो रिंग से कोई भी खींचने वाला नहीं है। तो इन दोनों के कंपेयर में ये वाली रिंग ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर देती है और ये वाली रिंग कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर पाती है। तो जब ये कम सप्लाई कर पाएगी तो इसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा, और कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यानी PR के बाद क्या हो जाएगा? Q, और सबसे कम किसका आ जाएगा? S। तो ये हो गया PRQS इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा गला खराब है आज। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसमें भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन मौजूद है, एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूँ कहीं फ्रेम से बाहर ना हो, नहीं तो पूरा मेहनत खराब हो जाता है। हाँ ठीक है, सब कुछ फ्रेम के भीतर ही है। तो प्यारे बच्चों जरा देखें, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। रीजन बिहाइंड दैट इज ऑर्थो इफेक्ट। और ऑर्थो इफेक्ट कार्बोक्सिलिक के अलावा किसी और ग्रुप में मत लगा देना, चाहे ऑर्थो पोजीशन पर कैसा भी सब्स्टिट्यूशन हो, कहीं और मत लगाना। तो प्यारे बच्चों यहाँ जरा देखो, ये -I लगाएगा, और यहाँ जरा देखो ये -I और +M लगाएगा, और यहाँ कुछ नहीं। तो जरा देखो P का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बट R का कॉन्जुगेट बेस सबसे कम स्टेबल होगा। क्या रीजन है? क्योंकि
ये मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इसलिए ये अपने कॉन्जुगेट बेस को क्या देगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। अब बचे कौन, Q और S। तो Q में जरा देखो, ये इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है, क्योंकि मेटा पोजीशन पर लगा हुआ ग्रुप कभी भी मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखाता। तो ये इससे जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये वाला रिंग कॉन्जुगेट बेस को कम इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर पाएगा, ये वाला रिंग ज्यादा सप्लाई कर देगा। तो अगर हम देखें तो P के बाद नंबर आ जाएगा Q का, और Q के बाद नंबर आ जाएगा S का, यानी कि PQSR। चेक कर लीजिए, कोई ना कोई एक ऑप्शन तो होगा ही। PQSR, दिस वन, ये गलत लिखा है, वो R में सफिक्स गलती से हो गया है, तो PQSR, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, आगे चलेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारे सामने है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। आप कॉन्जुगेट बेस बना डालो। जब कॉन्जुगेट बेस बना डालोगे तो यहाँ जरा देखिए, ये क्या दिखाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट हाँ। मेटा पोजीशन पर लगा ग्रुप ना तो मीजोमेरिक दिखाता है ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा हाँ, इंडक्टिव हाँ, ठीक है, यहाँ कोई भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जरा देखो, ये रिंग को सप्लाई कर रहा है, भले ही इंडक्टिव से कर रहा है, बट कर तो रहा है ना। ये इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों से रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर रहा है। यहां सप्लाई करने वाला कोई नहीं है, इसलिए रिलेटिवली सबसे कम इलेक्ट्रॉन यही देगा, यानी कि P के बाद किसका नंबर आ जाएगा, S का। अब इन दोनों में जरा देखिए, ये तो सिर्फ इंडक्टिव से दे रहा है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन से, यानी ये वाली जो बेंजीन रिंग है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए ज्यादा सप्लाई कर देगी। ज्यादा सप्लाई कर देगी तो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा। सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा तो सबसे कम स्टेबल होगा, और अगर इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे कम स्टेबल होगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। अब बीच में कौन बच गया तुम्हारा, Q, उसको यहां डाल दो, PSQR। तो देख लीजिए किसी न किसी ऑप्शन में होगा ही PSQR, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 5 को समझाने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं जिसे जरूर जानते रहना, नहीं तो ये क्वेश्चन कभी आपसे सही होगा ही नहीं। क्या कि जितने भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ एलिफैटिक से ज्यादा होता है, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होता है। ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इसका एक्सेप्शन है बेंजोइक एसिड, सॉरी इसका एक्सेप्शन है HC+OOH, सॉरी फॉर्मिक एसिड। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें अलग थ्योरी लगेगी। अगर आप कॉन्जुगेट बेस बना के चेक किए तो आप फंस जाओगे, उल्टा सीधा आंसर आने लगेगा आपका। तो ये बात जानते रहिएगा बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। अब जरा देखिए, हमें पता है कि जो हमारा कौन है, फॉर्मिक एसिड, वो एक्सेप्शनली हाई एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है, तो हमने लिख दिया HC+OOH। अब हमको मालूम है जो एरोमेटिक है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ एलिफैटिक से क्या होता है, ज्यादा। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, दिस, और उसके बाद क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, CH3C+OH। दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सबसे ज्यादा P होगा, फिर Q होगा और उसके बाद R होगा। PQR कहाँ हो भैया, PQR, थर्ड इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ सीखा होगा। एक बेहतर सा और केस बता देता हूं, कहीं थोड़ी जगह मिले। हाँ देखो, ये जैसे कई बार क्या होता है कि ऐसे लग जाएगा, देखो मान लो कि COH है, ऑर्थो पोजीशन पे ही NO2 लग गया, और मान लो ये COOH है और ऑर्थो पोजीशन पे ही साइनाइड लग गया। मान लो कि COOH है और ऑर्थो पोजीशन पर ही कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया, और ये मान लीजिए कि C+OOH है और ऑर्थो पोजीशन पे ही ये अमाइड लग गया। अब प्यारे बच्चों जरा देखिए, ये भी क्या दिखा रहा है, -M-I, ये भी क्या दिखा रहा है, -M-I, ये भी क्या दिखा रहा है, -M-I, ये भी क्या दिखा रहा है, -M-I। अगर मैं -M इफेक्ट का ऑर्डर पूछूं, जिसे किसी और वीडियो में बता दूंगा, तो मैं तो एक शॉर्ट ट्रिक से याद रखता हूं, नको करे कभी नहीं। तो NO2, उसके बाद क्या आ जाएगा, CN, उसके बाद का कार्बोक्सिलिक, फिर एनहाइड्राइड यानी कि C+OH, और उसके बाद C+ONH2। दिस इज द परफेक्ट ऑर्डर ऑफ -M इफेक्ट ऑफ दीज ग्रुप्स। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यानपूर्वक समझना,
अब ये तो सभी इसको प्लेन से बाहर भेज देंगे, यानी कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ऐसे कर देंगे, ऐसा है तो ऐसे कर देंगे, ऐसा है तो ऐसे कर देंगे, ऐसा है तो ऐसे कर देंगे, क्योंकि सभी में ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, एक ना एक ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो सब में ऑर्थो इफेक्ट होगा। तो अब क्या करोगे, तो अब तुम्हें देखना पड़ेगा भाई कि जिनका कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट बेस, अब जब ये अब यहां हम देखेंगे एक्सटेंट, यानी कहां संभावना कम है और कहां संभावना ज्यादा है, या कहां पॉसिबिलिटी कम है और कहां पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब -m यानी इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या है, सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो सबसे जो ली इलेक्ट्रॉन रिचनेस सबसे जो कम होगा वो इस रिंग में होगा, क्योंकि इससे विड्रॉ क्या हो गया, ज्यादा, तो इसकी सप्लाई करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। इसलिए पहले का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। सेम कॉन्सेप्ट लगाते चलेंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा आ जाएगा। फिर से बता देता हूं, जिस रिंग से ज्यादा खींचा जाएगा वो चाहे इंडक्टिव के थ्रू दे, मान लो मीजोमेरिक के थ्रू नहीं दे पाएगा तो इंडक्टिव के थ्रू तो देगा ही देगा, क्योंकि इंडक्टिव के लिए प्लेनारिटी वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती है। तो जब इस पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस कम होगा तो किसी भी इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कम कर पाएगा ना, और जब इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कम कर पाएगा तो कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज कम कर पाएगा, और जब कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज कम कर पाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।